हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज मैं आयुब के सामने एक नया चैप्टर लेके जो हम आपके पढ़ रहे थे जनरल साइंस को, जिसके अंदर हमने काफी चैप्टर कर लिए थे, जिसको एक बार वापस बता देती हूँ। हमने सबसे पहले कोशिका को पढ़ा था। कोशिका के बाद हमने रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यानी इससे जो पहले वाला वीडियो मैंने आपके डाला था वो उत्सर्जन तंत्र वाला डाला था। यानी अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, मानव कारिकी को पढ़ रहे हैं, मानव शारीरिकी को पढ़ रहे हैं, यानी मानव शरीर के कौन कौन से अंग हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ। वह टॉपिक जिसमें से हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं पोषक पदार्थों पर। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल के बारे में। यानी जैसे हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था कि हम जो भी भोजन लेते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उनका पाचन होता है, उनमें से ऊर्जा निकाली जाती है। तो जो पोषक पदार्थ हम ऊर्जा लेने के लिए खाते हैं, पीते हैं, काम में लेते हैं, उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है? पोषक पदार्थ कहा जाता है। यानी वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। जो पोषक पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वृहद पोषक पदार्थ, एक होते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ। वृहद पोषक पदार्थ बोलेंगे वे जो ज्यादा मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं, जिसमें तीन प्रकार के आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दूसरे प्रकार के आते हैं सूक्ष्म पोषक पदार्थ, जो मुख्य रूप से ऊर्जा तो नहीं देंगे लेकिन ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा पोषक पदार्थ, जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मुख्य रूप से इन चारों पार्ट्स को कवर करेंगे। और पहले ही बता देती हूँ कि अभी तक एग्जामों के अंदर 99% क्वेश्चन आया विटामिन पे। विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, कौन सा विटामिन जल में विलय है, कौन सा विटामिन जल में अविलय या वसा में विलय है। उसके अलावा कभी कभी कुछ प्रोटीन्स पे, कार्बोहाइड्रेट पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम इन सब को कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन मेनली इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे रहेगा वो कौन सा रहेगा? विटामिन वाला रहेगा। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, पोषक पदार्थ। या इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। वे पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ। शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थ। और इन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे। पहले हैं वृहद पोषक पदार्थ, यानी बड़ी मात्रा वाले, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देने वाले क्या कहलाएंगे? वृहद पोषक पदार्थ। और दूसरे प्रकार के वो है सूक्ष्म पोषक पदार्थ, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सूक्ष्म पोषक पदार्थ, ये जो वृहद पोषक पदार्थ है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहले है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी है वसा और तीसरा है प्रोटीन। उसी प्रकार सूक्ष्म पोषक पदार्थ, सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन, फिर खनिज लवण और फिर आता है जल। ठीक है। अब देखिए, ये जो तीन प्रकार के पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनका आपको ये क्रम भी इसी प्रकार याद रखना है कि आपने अगर भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी लिया, वसा भी ली और प्रोटीन भी ली। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? ज्यादा मात्रा में तो चावल में पाया जाता है। उसके अलावा मोटे अनाजों के अंदर जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार, इन सब के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा मीठे फल जितने भी है उनके अंदर कौन सी सरगरा? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पोषक पदार्थ? कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा जितने भी मीठे फल है, चावल है, अनाज है, इनके अंदर, सबके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू के अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मान लीजिए आपने अनाज खाया, आलू खाया, मीठे फल खाए, आपने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट ले लिया। उसके साथ ही आपने घी तेल भी खाया, आपने वसा ले ली। उसके साथ ही आपने अंडा खाया, दूध पिया, दाल खाई, आपने क्या ले लिया? प्रोटीन। अब आपने ये सभी चीजें अपने शरीर में साथ लिए,
लेकिन इनमें सबसे पहले पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद वसा का और लास्ट में प्रोटीन का। सबसे पहले शरीर को ऊर्जा वही देगा जिसका पाचन सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले शरीर को एनर्जी देने वाले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा और प्रोटीन सबसे लास्ट में एनर्जी देती है। आप देखते हो कि कोई धावक दौड़ता है तो दौड़ते दौड़ते ग्लूकोन डी पीता है। क्यों? ग्लूकोन डी में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई है। तो क्या आपने उसे कभी घी तेल पीते हुए देखा है क्या? नहीं। एनर्जी तो ये ज्यादा देते हैं, लेकिन जल्दी एनर्जी कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए धावक या जिसको जल्दी एनर्जी लेनी हो वो क्या पीता है? ग्लूकोन डी पीता है, क्योंकि उसको पता है उसमें कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट तेजी से ऊर्जा देता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले पाचन, उसके बाद और सबसे अंत में पाचन, और उसके अलावा सबसे पहले ऊर्जा, उसके बाद ऊर्जा, सबसे लास्ट में ऊर्जा। आप देखते हो जैसे ही आपने भोजन किया, आपने ये सभी चीजें भोजन में ले ली। अब भोजन करते ही आपको जब शरीर को तुरंत एनर्जी मिल रही है, मतलब कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट। फिर शाम तक आप थोड़े थोड़े भूखे हो रहे हो, फिर भी आपने वापस भोजन नहीं किया, शरीर को फिर भी एनर्जी मिल रही है, मतलब आपके शरीर की फैट हट रही है, मतलब वसा एनर्जी दे रही है। अब एक कंडीशन ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा भूखे हो गए हो, कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गया, प्रोटीन वसा भी खत्म होगी, फैट भी, आप मतलब बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हो। उस समय शरीर की प्रोटीन टूटने लगती है और आपको एनर्जी देगी। आप 2 से 3 दिन तक भूखे रह सकते हो, तब तक ये तीनों क्रम वाइज ऊर्जा देंगे। आपको ताजगी से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, भूख नहीं लग रही है वापस, मतलब आपको एनर्जी कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट। थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, फिर भी शरीर को एनर्जी तो मिल रही है, कौन दे रही है? वसा। लेकिन आप पूरी तरह थक चुके हो, भूखमरी की अवस्था आ गई, फिर भी आपका शरीर जीवित तो है, मतलब थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल रही है, वो ऊर्जा कौन दे रही है? प्रोटीन दे रही है। क्वेश्चन आता है, भूखमरी की अवस्था में शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? प्रोटीन। सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगी? वसा। और भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा प्रोटीन देगी। तो इन पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं साथ में। सबसे पहले ऊर्जा, और पाचन भी क्या होगा? सबसे पहले पाचन होगा, तभी तो सबसे पहले ऊर्जा देंगे। सबसे पहले पाचन। वसा क्या करेगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा। क्या करेगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा। और सबसे अंत में ऊर्जा या भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा कौन देगी? प्रोटीन। आया ना समझ में आपको? तो ये मुख्य पोषक पदार्थ, इनको अभी हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। एक बार मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बताया। वृहद पोषक पदार्थ 3 प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सबसे पहले पाचन, सबसे पहले ऊर्जा, सबसे अंत में पाचन, सबसे अंत में ऊर्जा। सबसे पहले ऊर्जा ये देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगी? वसा। भूखमरी की अवस्था में ऊर्जा कौन देगी? प्रोटीन। उसके अलावा एक पॉइंट और, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो उसको आप पाचन तब तक करोगे जब तक वो आपकी 1 लाख इकाई में नहीं बदल जाता। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट में आलू खाया, आलू को आप तब तक तोड़ोगे जब तक वो किस में नहीं बदल जाएगा? ग्लूकोज में। ये सारी प्रक्रिया मैंने पाचन तंत्र में बताई थी कि आलू खाया, उसके अंदर स्टार्च सरक रहा है, उसके कुछ स्टार्च को माल्टोज में, मुंह में बदल दिया गया, फिर उस माल्टोज को छोटी आंत में तोड़कर किस में बदला गया? ग्लूकोज में, और अंत में ग्लूकोज से ऊर्जा निकली। इकाई का मतलब है कि किसी भी पोषक पदार्थ को तब तक तोड़ो जब तक वो ऊर्जा देने लायक ना हो जाए, और उसका ऊर्जा देने वाला जो रूप बनेगा वो क्या कहलाएगा? इकाई कहलाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? ग्लूकोज। क्या इकाई होती है? ग्लूकोज। उसी प्रकार वसा की क्या इकाई होती है? वसीय अम्ल। क्या होती है? वसीय अम्ल। और प्रोटीन की क्या इकाई होगी? प्रोटीन की इकाई होगी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई किसे कहेंगे? ग्लूकोज। यानी आप कार्बोहाइड्रेट का कोई भी स्रोत खाओ, अनाज खाओ, चाहे चावल खाओ, चाहे मीठे फल खाओ, वो जब तक ग्लूकोज में नहीं बदलेगा तब तक उसमें से ऊर्जा नहीं निकल सकती। उसी प्रकार आप चाहे घी तेल खाओ, वसा खा रहे हो, उसको जब तक वसीय अम्ल में नहीं तोड़ेंगे तब तक उसमें से ऊर्जा नहीं निकलेगी। उसी प्रकार आप प्रोटीन को ऊर्जा निकालने के लिए किसमें तोड़ोगे? अमीनो अम्ल में। तो ये इनकी इकाई होती है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज, वसा की इकाई वसीय अम्ल, और प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल। उसी प्रकार विटामिन, खनिज लवण, जल, इनके पॉइंट हम अलग से पढ़ेंगे।
एक बार आप इस डायग्राम को बना लो, फिर हम इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो नोट कर लीजिए आप इसको। तो अब हम इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थ है ये 3 तत्व से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CHO। और इनका अनुपात क्या होता है? 1:2:1। कैसे मैं समझाऊं? जैसे कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अनुपात समझ में आया कि नहीं आया? 1:2:1। यानी कार्बन का 1 भाग, हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, इसके 6 भाग, इसका डबल यानी 2 गुणा 12 भाग, और इसका वापस 1 गुणा यानी 6 भाग। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों तत्वों से मिलकर जो पोषक पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात ध्यान रखना है। क्या अनुपात है? 1:2:1। अब देखिए, इसके अलावा हम पॉइंट देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है वो, अभी मैंने बताया पीछे कि कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन भी सबसे पहले होता है, और ऊर्जा भी क्या करता है? सबसे पहले देता है। पाचन पहले होगा तो ऊर्जा भी पहले देगा। तो ये पॉइंट भी नोट कर लो आप यहाँ पे। सबसे पहले पाचन, सबसे पहले ऊर्जा देगा। अब हम देखते हैं सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है वो चावल में पाया जाता है। उसके अलावा और कार्बोहाइड्रेट के अन्य स्रोत क्या क्या होंगे? जैसे आलू है, अनाज है, अनाज यानी बाजरा, गेहूं, ज्वार, मक्का आदि। उसके अलावा जितने भी मीठे फल होंगे उनके अंदर ग्लूकोज शर्करा होगी, फ्रक्टोज शर्करा होगी, वो सारे किसके स्रोत होंगे? कार्बोहाइड्रेट के। तो मीठे फल यानी जितनी भी शर्कराएं हैं, शर्करा मतलब मीठे पदार्थ, नॉर्मली हम ऐसा मान सकते हैं। तो जितनी भी शर्कराएं आपने नाम सुना होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सारे किसके उदाहरण होंगे? कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होंगे। तो इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं कुछ शर्कराओं के बारे में। तो अब हम देखते हैं शर्कराएं जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। जैसे सबसे पहली शर्करा है ग्लूकोज। देखिए, जो ग्लूकोज है वो सबसे ज्यादा अंगूर में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, इसलिए इसे अंगूर शर्करा या ग्रेप्स शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेप्स शुगर, या इसे अंगूर शर्करा कहेंगे। ठीक है, किस में पाई जाती है? सर्वाधिक अंगूर में। दूसरी है फ्रक्टोज। ये होती है सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, और किस में पाई जाती है? फलों के अंदर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि फलों के अंदर पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज, फलों में उपस्थित। तीसरी शर्करा है वो है लैक्टोज। ये किस में पाई जाती है?
दूध में। अगली शर्करा है माल्टोज, अनाज में। उसी प्रकार एक शर्करा है सुक्रोज, किसमें पाई जाएगी? शक्कर में, गुड़ में। और अंतिम शर्करा है स्टार्च, किसमें पाई जाती है? आलू में। तो ये 6 प्रकार की शर्करा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शर्कराओं को आपको याद करना है कि शर्कराएं भी एक प्रकार के क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन आता है अंगूर में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, इसलिए इसको ग्रेप्स शुगर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? या फलों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा फलों में उपस्थित। दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज। अनाज में कौन सी शर्करा? माल्टोज। उसी प्रकार सुक्रोज किसमें पाई जाती है? शक्कर और गुड़ के अंदर। स्टार्च किसमें पाई जाती है? आलू के अंदर। पाचन तंत्र में बढ़ाया था, जब हम आलू खाते हैं तो उसके अंदर की स्टार्च शर्करा को मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम माल्टोज में बदल देता है, और उस माल्टोज का पाचन छोटी आंत में माल्टेज नामक एंजाइम करता है, जो किसमें बदलता है? ग्लूकोज में, जो कार्बोहाइड्रेट की क्या है? इकाई है। और इस ग्लूकोज से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। तो इसके साथ ही हमारा ये कार्बोहाइड्रेट वाला कंप्लीट होता है। इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं वसा को। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद हम पढ़ते हैं वसा। वसा या लिपिड। देखिए जो वसा है वो 2 प्रकार की होती है, सैचुरेटेड फैट लिपिड, या इसे हम क्या बोलेंगे? फैट, यानी संतृप्त वसा। और दूसरी होती है असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा यानी वो वसा जो तापमान कम होने पर जम जाएगी, तापमान बढ़ने पर पिघल जाएगी, यानी जो जम जाती है। ऐसी वसा कौन सी है जो जम जाती है? उदाहरण है एक तो घी और एक नारियल तेल। हम देखते हैं सर्दी के मौसम में घी भी ठोस अवस्था में रहता है, जमा हुआ रहता है, और नारियल तेल भी जम जाता है। असंतृप्त वसा इसकी बिल्कुल उल्टी, जो जमती नहीं है, यानी चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, तापमान कम ज्यादा हो, हमेशा द्रव अवस्था में रहेगी। वो क्या कहलाएगी? असंतृप्त वसा। और इसके उदाहरण क्या है? शेष सभी तेल, नारियल तेल के अलावा अन्य कोई तेल नहीं जमेंगे, शेष सभी तेल। तो ये आपके वसा, छोटा सा पॉइंट है, दोनों ध्यान रखना, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है बताइए? इनमें से संतृप्त वसा कौन सी है? संतृप्त यानी जो जम जाती है, घी और नारियल तेल, और बाकी जितने भी तेल है वो कैसी है? असंतृप्त वसा। देखिए जिस प्रकार हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस से मिलकर बना था? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उसी प्रकार वसा भी किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन की तुलना में भी थोड़ी क्या होती है? कम होती है। बस इतना ही फर्क है कि वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन है वो कम होता है। बाकी तीनों तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला जो पोषक पदार्थ पढ़ते हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन का इकाई मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं, अमीनो अम्ल। देखिए स्टूडेंट्स, उत्सर्जन तंत्र टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर हमने बताया था कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है? यूरिया। और उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में हमेशा किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। क्यों? प्रोटीन से क्या बनेगा? अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल शरीर में क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा।
अमोनिया एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन इसको शरीर से निकालने के लिए जितना ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो इतना हमारे शरीर में पानी अवेलेबल नहीं होता है। जलीय जीव, मछली, इनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ ये हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे अंदर इस उत्सर्जी पदार्थ को किस में बदल दिया जाता है, अमोनिया को यूरिया में। और ये काम कौन करता है, हमारा यकृत या लीवर। ये जिस चक्र द्वारा ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। मैंने आपको पिछले टॉपिक उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाया था कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया। हमारे शरीर में शुरुआती अवस्था में उत्सर्जी पदार्थ क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया ज्यादा जहरीला होता है, इसको शरीर से निकालने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो इसलिए अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है, यकृत या लीवर। और इस चक्र को क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। तो ध्यान रखना कि हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बनाने वाला मुख्य पोषक पदार्थ कौन होगा, प्रोटीन होगा। हालांकि मैं उत्सर्जन तंत्र में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार और यहाँ पर ध्यान रखना। तो प्रोटीन की इकाई क्या होगी, अमीनो अम्ल। जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट और वसा में पोषक तत्व थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उस प्रकार प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है, ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बस इतना ध्यान रखना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या होगा, नाइट्रोजन। इन 4 तत्वों से मिलकर क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये हमारे शरीर की मरम्मत करता है, घाव भरने में काम आता है, मरम्मत करता है, शरीर की नई कोशिकाओं को बनाने के लिए प्रेरित करता है, पुरानी कोशिकाओं को हटाता है, शरीर की सफाई करता है। हमारे कहीं चोट लगी, वापस घाव कब भरेगा, जब आप प्रोटीन का स्रोत खाओगे तो घाव जल्दी भरेगा। तो इसका काम क्या है, शरीर की मरम्मत करना और घाव भरना, किसका काम है, प्रोटीन का। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन की दाल भी आती है, सोयाबीन की बड़ियां भी आती है, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन। उसके अलावा अन्य प्रोटीन के स्रोत क्या है, अन्य स्रोत क्या है प्रोटीन के, जितनी भी दालें हैं उन सब में क्या होता है, प्रोटीन, सभी दालें। उसके अलावा दूध के अंदर क्या होता है, प्रोटीन। दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। क्या नाम है, एल्बुमिन प्रोटीन। उसके अलावा जो अंडा है, अंडा खाते हैं उनके अंदर, सॉरी, दूध के अंदर होती है केसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होती है दूध के अंदर। और अंडे के अंदर कौन सी होती है, एल्बुमिन प्रोटीन। दोनों प्रोटीन याद रखना है आपको। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन। यहाँ भी एक पॉइंट आता है, मैंने पाचन तंत्र में आपको बताया था कि जो छोटा बच्चा जो माँ का दूध पीता है उसके आमाशय के अंदर एक प्रोटीन होती है रेनिन प्रोटीन। जो माँ के दूध में पाई जाने वाली रेनिन प्रोटीन, रेनिन एंजाइम होता है जो माँ के दूध में पाई जाने वाली रेनिन प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे दूध में कौन सा, हम जो दूध पीते हैं, गाय भैंस का दूध पीते हैं, उसके अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, कैसिन प्रोटीन होती है। और उसका पाचन करने के लिए हमारे अंदर है वो रेनिन एंजाइम है वो काम नहीं कर सकता, हमारे अंदर पेप्सिन एंजाइम है वो आमाशय में काम करता है। तो ध्यान रखना, दूध में कौन सी प्रोटीन होगी, कैसिन प्रोटीन। और अंडे में कौन सी प्रोटीन होगी, एल्बुमिन प्रोटीन। ये प्रोटीन के स्रोत है। सभी दालों में प्रोटीन होगा और सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाएगा, सोयाबीन के अंदर। यहाँ तक नोट कीजिए, और पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। आगे हम देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से रोग कौन से होते हैं और हमारे शरीर में कितना % भाग है वो प्रोटीन का बना होता है। तो ध्यान रखना, मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण। हम देखते हैं कई बार बोलते हैं कि वहां पर प्रजातियां, माँ के बच्चे कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार मतलब उनका शरीर बिल्कुल पतला सा, दुबला सा, सिकुड़ा हुआ सा, हड्डियों का ढांचा जैसा रहेगा,
उसको हम क्या बोलेंगे, शरीर में प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन की कमी होना क्या कहलाता है, कुपोषण। इसलिए बोलते हैं कि वहां की प्रजातियां, वो बच्चे कुपोषण का शिकार है। तो प्रोटीन की कमी होना कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन की कमी होना कुपोषण कहलाता है। देखिए, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक रोग होता है मेरस्मस और एक रोग होता है क्वासियोरकोर। इस मेरस्मस में क्या होगा, शरीर बिल्कुल सूखकर हड्डियों का ढांचा जैसा बन जाएगा और क्वासियोरकोर में शरीर में सूजन आ जाएगी। हालांकि दोनों ही प्रोटीन की कमी से होते हैं, लेकिन लक्षण अलग अलग होंगे। यानी मेरस्मस में शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाएगा और क्वासियोरकोर में शरीर में सूजन आ जाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से रोग होता है कौन कौन से, मेरस्मस और क्वासियोरकोर। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए। मेरस्मस क्या है, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। क्वासियोरकोर है, शरीर में सूजन आ जाती है। ये रोग किसकी कमी से होते हैं, तो ये रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। और प्रोटीन की कमी होना क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। तो आज हमने पोषक पदार्थ वाला टॉपिक स्टार्ट किया और इस क्लास के अंदर हमने वृहद पोषक पदार्थों को पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्म पोषक पदार्थ, जिनमें से मुख्य रूप से रहेगा विटामिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट क्लास भी आपको जरूर देखनी है। नेक्स्ट क्या, आपको हर क्लासें जरूर देखनी है, क्योंकि जो भी जनरल साइंस में, जहां पर भी जनरल साइंस आएगी वहां सब जगह आपके ये टॉपिक काम आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली ये क्लासें देखनी है। उसके अलावा जो एसआई का एग्जाम होता है उसके अंदर बायोटेक वाला अलग से पार्ट होता है। तो ये जनरल साइंस होने के बाद मैं वो बायोटेक वाला पार्ट कराऊंगी। जो राजस्थान एसआई एग्जाम के लिए, जो भी एसआई वाला एग्जाम है उसके अंदर प्रौद्योगिकी वाला पार्ट जो आता है वो मैं अलग से करवाऊंगी, तो उन बच्चों के वो भी काम में आ जाएगा। बाकी जहां भी सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस आती है, वहां सब एग्जाम के लिए मेरी क्लास है वो आपके काम आने वाली है। और इसके साथ ही मैं बैच स्टार्ट कर रही हूँ रिट लेवल 1, रिट लेवल 2 का, साइंस मैथ का। तो जो भी आपके साथी रिट लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास के साथ जोड़िए, ज्यादा मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट को मेरी इस फ्री क्लास का फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।